हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है साक्षी अग्निहोत्री और मैं हूं आपकी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की मेंटोर। करेंटली मेरा मास्टर्स चल रहा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, बट अभी क्योंकि मैं बीएचयू कॉन्वोकेशन के लिए आई हुई थी, मेरा ग्रेजुएशन जो है वो बीएचयू से हुआ है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के ही अंदर। मैं डिग्री लेने के लिए कॉन्वोकेशन में आई थी, तो सोचा क्यों ना आप सभी के लिए एमसीक्यू के कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर दिए जाएं। तो आज के सेशन में हम 40 एमसीक्यूज करने वाले हैं इंटरनेशनल पॉलिटी के। पॉलिटिकल साइंस में 2 किताबें हैं, तो जो दूसरी किताब अभी हम बैच में इस समय करेंटली पढ़ रहे हैं, उसी बुक के जो फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज हैं, जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला चैप्टर, द्विध्रुवीयता का अंत वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहीं से हम 40 एमसीक्यू कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर पहली बात तो बड़ा है, दूसरी बात उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तीसरी बात में भी आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत नई चीज होगी। तो मैं चाहती हूं कि आप ना सिर्फ थ्योरीज को अच्छे से कंप्लीट करें, बल्कि साथ ही साथ इस चैप्टर के एमसीक्यू के थ्रू पूरे कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लें। मेरा जो मास्टर्स है वो पॉलिटिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस में है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस इज माय एक्सपर्टीज एंड आई होप कि अब मेरी जो एक्सपर्टीज है वो मैं आप तक बता सकूं। ठीक है, अगर आपको रेगुलर हमारी क्लासेस देखनी है तो आप हमारा ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर जाकर के हमारा बैच ले सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप ऑफिस के किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी, क्लास के नोट्स मिलेंगे, टीचर्स का गाइडेंस मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी और भी बहुत कुछ मिलेगा, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, मेरी भी लाइव क्लासेस ऐप पर ही चलती हैं। दरअसल अभी तक पेन टैब मॉडल से चलती थी क्योंकि मैं जेएनयू में हूँ, बट अभी मैं बनारस आई हुई हूँ, तो इस वजह से हमारी जो क्लासेस है वो आपको ऐसे स्टूडियो फॉर्मेट में भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। ठीक है, तो अब हम बिना किसी डिले के एमसीक्यू सेशन पर बढ़ते हैं। इससे पहले हम एमसीक्यू सेशन पर बढ़ें, मैं आपको इतना बता दूं कि क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, पहली बात वो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, काफी इजी क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को यहाँ लाने का पर्पस क्या है? मेरा पर्पस आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने से ज्यादा इस चैप्टर को रिवाइज करवाना है, क्योंकि इस चैप्टर में है बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, हर एक एमसीक्यू के अलावा फैक्ट्स बताते हुए मैं आपको चलूंगी। तो आपको ना सिर्फ एमसीक्यू पर ध्यान देना है, बल्कि इसके अलावा एमसीक्यू के साथ मैं जो आपको थ्योरी बता रही हूँ, अलावा उसके जो फैक्ट्स बता रही हूँ, उन सभी चीजों पर भी आपको इक्वली फोकस करना है। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारा कंटेंट टाइमली मिलता रहे। आपको क्लास कैसी लगी उसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिएगा, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। आपको कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लीव करिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश करूंगी। चलिए अब हम एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये एमसीक्यूज हैं चैप्टर नंबर 2, मतलब चैप्टर नंबर 1 तो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध वाला। तो हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। सोवियत संघ का विघटन और द्वितीय कह सकते हैं द्वितीय जो विश्व था, जो सोवियत संघ था, उसका विघटन और द्विध्रुवीयता का अंत, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, उसके ये एमसीक्यूज हैं। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी अपने बैच में कंप्लीट कर लिया है, बस इसका एक लेक्चर बचा हुआ है। चलिए, तो पहला एमसीक्यू है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में। वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू द ब्लॉक्स ऑफ, मैंने आपको बताया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1945 के बाद पूरा वर्ल्ड 2 सेंटर ऑफ पावर में डिवाइड हो गया, 2 पोल्स में डिवाइड हो गया। पहला पोल था यूएस का, पहली पावर का मेन सेंटर था यूएस, और दूसरा पावर का मेन सेंटर था यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ। तो पूरा वर्ल्ड 2 ध्रुवों में डिवाइड हो गया, 2 पोल्स में डिवाइड हो गया, 2 जगह पूरी पावर डिवाइड हो गई। इस पूरे सिस्टम को बोला गया बाइपोलैरिटी, यानी कि 2 ध्रुवीयता। ठीक है, बाइपोलैरिटी, बाई का मतलब होता है 2, पोलैरिटी का मतलब होता है पोल्स में बट जाना, ध्रुवों में बट जाना। तो पूरी दुनिया शक्ति के 2 ध्रुवों में बट गई, पावर के 2 पोल्स में बट गई, इसको बोला गया बाइपोलैरिटी। ठीक है, और ये 2 ध्रुव कौन से थे? एक था आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा था आपका सोवियत संघ। ठीक है, तो यूके सॉरी एक मिनट जस्ट अ मिनट, यूएसए एंड यूएसएसआर, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो पूरा वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था, और ये 2 ब्लॉक्स किसके थे? पहली बात, ये लोग पावर के लिए लड़ रहे थे, ये भी पावरफुल था, ये भी पावरफुल था, ये भी सुपर पावर था, ये भी सुपर पावर था। और दूसरी चीज, इनके बीच में मेन कॉन्फ्लिक्ट था आइडियोलॉजी का। ठीक है, मेन कॉन्फ्लिक्ट किसका था? विचारधारा का कॉन्फ्लिक्ट था। तो ये पूरा जो शीत युद्ध चल रहा था, ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, ये वैचारिक कॉन्फ्लिक्ट है, वैचारिक मतभेद है।
इसका नाम कोल्ड वॉर बेसिकली बेटा इसीलिए पड़ा है। कोल्ड वॉर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये सर्दियों में होता था, बल्कि कोल्ड वॉर इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि ये इसके ऊपर मिसाइल डाल रहा है, वो इसके ऊपर बॉम्ब डाल रहा है, नहीं, ये विचारधारा का युद्ध था। ठीक है, कौन सी विचारधारा? तो यूएसए की विचारधारा थी कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद की विचारधारा, और यूएसएसआर की विचारधारा थी कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद की विचारधारा। इन सभी के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से क्लासेस में बताया है, तो अगर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे होंगे तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बैच नहीं लिया है वो ऐप पर जाकर के बैच ले सकते हैं। चलिए, दूसरा है अप्रैल 1949 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई? तो हमने देखा कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो यूएसए जो पूंजीवाद वाला है और जो यूएसएसआर साम्यवाद वाला है, ये दोनों अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, अपने अपने ग्रुप में लोगों को जोड़ रहे हैं। तो बहुत सारे संगठन बने इस टाइम पे। कुछ प्रमुख संगठनों का नाम याद रखना है। यूएसए ने बनाया नाटो। ठीक है, यूएसए ने क्या बनाया? नाटो। अब क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश का झमेला नहीं होगा यहाँ पे, ये संगठन का नाम है, हिंदी और इंग्लिश में सेम रहेगा। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी इंग्लिश नाम सेम रहेगा क्योंकि नाटो इज नाटो, हिंदी में भी नाटो, इंग्लिश में भी नाटो। ठीक है, यूएसए ने बनाया नाटो। यूएसए ने ही बनाया एक और ऑर्गेनाइजेशन सीटो, ठीक है, सियाटो, और एक और ऑर्गेनाइजेशन सेंटो। अब सियाटो और सेंटो को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखते हैं, अभी यूएसए के मेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं, नाटो। तो ये यूएसए द्वारा बनाया गया एक सैन्य गठबंधन था, ये बना 1949 में। ठीक है, और इसको बनाने का पर्पस क्या था? इसमें ऐसे सारे देश आते थे जो यूएसए के मित्र देश थे। ठीक है, और इन सबका काम क्या रहता था कि एकजुट होकर के एक विचारधारा के साथ चलेंगे। ठीक, उसके ऊपर इसमें बोला गया कि नाटो के जितने भी सदस्य हैं, नाटो के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, अगर उसमें से किसी एक के ऊपर भी युद्ध हुआ, कोई भी देश उठ करके नाटो के किसी एक देश के ऊपर हमला कर देता है, तो बाकी सारे देश नाटो के बचाव में चले जाएंगे। ठीक है, बाकी सब नाटो को बचाने आएंगे। तो 49 में कौन बना? नाटो बना। तो जैसे ही यूएसए ने अपना सैन्य गठबंधन बनाया नाटो, उसी तरीके से रशिया ने यानी कि यूएसएसआर ने भी अपना सैन्य गठबंधन बनाया, वॉर्सो पैक्ट। कब बनाया? थोड़ा सा लेट, 1955 में। ठीक है, सियाटो और सेंटो के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको ये दो चीजें याद रखनी है, नाटो है यूएसए का, वॉर्सो पैक्ट है यूएसएसआर का। नाटो बना 1949 में और वॉर्सो पैक्ट आया 1955 में। अब पूछा जा रहा है नाटो का मेंबर इनमें से कौन नहीं था? तो अब आपको सारे मेंबर्स तो याद आप रख नहीं सकते कि नाटो में कितने देश आते हैं, वॉर्सो में कितने देश आते हैं, सीटो में कितने आते हैं, सेंटो में कितने आते हैं, यूएन में कितने आते हैं, सब तो आप नहीं याद रख पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको लगे कि आपको क्वेश्चंस का आंसर शायद से नहीं आता, या शायद से थोड़ा सा डाउट है आपको, या इतना कोई कह सकते हैं हार्डकोर फैक्ट पूछ लिया गया हो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है और बिना पैनिक किए सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ने हैं, आंसर्स पढ़ने हैं। ठीक है, ऑप्शन पढ़िए। पहला है यूएसए। ठीक है, आप बताइए, यूएसए तो खुद ही नाटो बना रहा है, ये कैसे नाटो का सदस्य नहीं होगा? जरूर होगा। यूएसए, इंग्लैंड और फ्रांस, क्या आपने कभी देखा है कि यूके और यूएस का झगड़ा चल रहा हो? नहीं। फ्रांस भी ठीक ठाक है, मतलब इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। कोई भी इनमें से नाटो का सदस्य नहीं है, इनमें से कोई भी मतलब नाटो का सदस्य नहीं था, तो ये सभी नाटो के सदस्य हैं। नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। ये सब यूएस, इंग्लैंड, फ्रांस, ये तीनों नाटो के सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है सीटो का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, यूएसए द्वारा बनाई गई दो और ऑर्गेनाइजेशंस आपको याद रखनी है। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है सीटो। ठीक है, सीटो, और दूसरी याद रखनी है सेंटो। अच्छा, एक टाइम हुआ करता था जब मैं बड़ी कंफ्यूज रहती थी कि सीटो पहले आएगा कि सेंटो पहले आएगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि पहले कौन सा संगठन बना, क्या पहले सीटो बना या पहले सेंटो बना। तो इसको याद करने की मैं आपको एक बहुत इजी सी ट्रिक बता देती हूँ। इसको याद करिए, सीट पे बैठ करके सेंटो साइन किया, मतलब संगठन है। ठीक है, तो संगठन बनाएंगे तो सीट पे बैठ करके, देखिए SEAT, सीट यानी कि गद्दी, चेयर, सीट पे बैठे और फिर सेंटो बनाया। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? सीट पे बैठेंगे, फिर सेंटो बनाएंगे। तो पहले क्या आएगा? सीटो, फिर क्या आएगा? सेंटो। सीटो का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
और सेंटो का क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सीटो बना 1954 में और सेंटो बना 1955 में। ये प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस यूएसए ने ही बनाई थी, ठीक है। किसने बनाई थी? यूएसए ने बनाई थी। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको जो है सेंटो जो है इसको बगदाद पैक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? बगदाद पैक्ट, ठीक है। बगदाद का समझौता भी इसको बोला जाता है। तो सीट पे बैठे और सेंटो बनाया। तो पहले क्या आएगा? सीटो, और फिर क्या आएगा? सेंटो। तो सीटो का फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम इसमें हिंदी में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नाम है संगठन का, हिंदी इंग्लिश सब बराबर, ठीक है। अब नाटो की रचना क्यों हुई थी, कब हुई थी ये तो देख लिया, 1949 में हुई थी। क्यों हुई थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात, अनदर वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए। नाटो का वर्ल्ड वॉर से कोई लेना देना नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए, मतलब 2 विश्व युद्ध ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा ना हो जाए इस बात को रोकने के लिए यूएन बनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था, ना कि आपका नाटो, ठीक है। दूसरा क्या है? टू रूट आउट कम्युनिस्ट, संघीय सरकार में कम्युनिस्ट जासूसों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था, इनका जासूसी से कोई लेना देना नहीं था। यूएसएसआर को नियंत्रित करने के लिए, ना ही इसका यूएसएसआर से कोई लेना देना था। इसका सिंपल सा मोटो क्या था कि वेस्टर्न पावर्स, जितनी भी वेस्टर्न पावर्स हैं उन सबको संगठित कर लिया जाए, सबको मिला लिया जाए, ताकि इन केस अगर कल को यूएसएसआर हमारे ऊपर हमला बोल देता है तो हम सारे देश मिल करके यूएसएसआर के खिलाफ लड़ेंगे। तो टू यूनाइट द वेस्टर्न पावर्स अगेंस्ट पॉसिबल इन्वेजन बाय द यूएसएसआर, इस वजह से आपका नाटो बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूएसए और यूएसएसआर ड्यूरिंग द पोस्ट सेकेंड वॉर पीरियड इज नोन एज, मतलब यूएस और यूएसएसआर के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो झगड़ा चल रहा था, जो राइवलरी चल रही थी, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है कोल्ड वॉर। क्या बोला जाता है? कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। इसमें ये लोग लड़ नहीं रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे। नॉन अलाइनमेंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये बना था बैंडंग के सम्मेलन में। नॉन अलाइन मूवमेंट, जवाहरलाल नेहरू, टीटो, गामिल अब्दुल नासिर, ठीक है, उसके बाद क्वामे एनकेरुमा और एक और कौन थे? सुकार्नो, ठीक है। ये 5 नेता मिले थे। ये सारी चीजें बैच में ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, क्लासेस में हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, ठीक है। तो ये 5 नेता मिले और इन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट की स्टार्ट की, ठीक है। बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडोनेशिया में, वो इसकी नींव रखता है। और उसके बाद बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुआ था यूगोस्लाविया में 1961 में। बेलग्रेड सम्मेलन होता है यूगोस्लाविया में और वहां से नाम जो है वो फाइनली आ जाता है, नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अपार्थाइड क्या होता है? अपार्थाइड होता है रंग भेद, ठीक है। रंग भेद, किसी गोरे काले के बीच में जो है भेद करना, उसके साथ भेदभाव करना, उसको बोला जाता है अपार्थाइड। और ये प्रॉब्लम थी साउथ अफ्रीका में। आपको पता होगा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्होंने अपार्थाइड के अगेंस्ट काफी ज्यादा लड़ाई की थी, स्ट्रगल किया था, ठीक है। फिर से यही आ गया, क्वेश्चन रिपीटेड है। अपार्थाइड इसका सही आंसर होगा, नहीं सॉरी कोल्ड वॉर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कोल्ड वॉर इसका सही आंसर होगा। राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। कोल्ड वॉर एरा के बीच में कौन सी 2 आइडियोलॉजीज, कौन सी 2 विचारधाराओं के बीच में डिवीजन था? कौन सी 2 विचारधाराएं ऐसी थी जिनके बीच में संघर्ष चल रहा था? तो पहली है आपकी कम्युनिज्म की विचारधारा, जो कि आपकी थी यूएसएसआर की, ठीक है। और दूसरी है आपकी कैपिटलिज्म की विचारधारा, जो थी आपकी यूएसए की। 2 विचारधाराओं के बीच में पूरी लड़ाई चल रही थी। अच्छा, कम्युनिज्म में क्या होता है? स्टेट कंट्रोल, ये मैंने आपको बताया था। कैपिटलिज्म क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करेगा, प्राइवेट ओनरशिप की बात करेगा, निजी संपत्ति, निजी स्वामित्व। और कैपिटलिज्म किसकी बात करेगा? स्टेट ओनरशिप, गवर्नमेंट के पास सारा राइट होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये आपको याद रखना है। इन्हीं दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इनमें से कौन सा सीटों का मेंबर नहीं है? अब देखिए फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, ये इतना बड़ा फैक्ट है, आप कैसे सीटों के सारे मेंबर याद करेंगे, सेंटो के सारे मेंबर याद करेंगे? तो आप पहले ऑप्शंस पे जाइए, यूएसएसआर, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
सीएटो किसने बनाया? पहली बात कब बनाया ये तो हमने देख लिया, 1954 में। किसने बनाया? यूएसए ने बनाया। ये यूएसए का सैन्य गठबंधन है। अब यूएसए के सैन्य गठबंधन को आपको लग रहा है यूएसएसआर ज्वाइन करेगा? क्यों करेगा यूएसएसआर ज्वाइन? ठीक है, तो यूएसएसआर इज नॉट अ मेंबर ऑफ सीटो। ठीक है, यूएसएसआर मेंबर नहीं है, यूएसएसआर तो खुद एक प्रतिद्वंदी था। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में एक और चीज, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, बी केयरफुल। क्यों? क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखिए कि क्या पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे नोट खा जाएंगे, नोट देखेंगे ही नहीं। देखिए जैसे क्वेश्चंस में नोट है, करेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया है, तो 2 बार मेक श्योर करिए कि आप सही चीज देख रहे हैं। करेक्ट पूछा गया है तो करेक्ट मार्क करिए, इनकरेक्ट पूछा गया है तो इनकरेक्ट मार्क करिए। पढ़िए क्वेश्चन को पहले आराम से, फिर आंसर दिया करिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1961 में कौन सा इवेंट हुआ था? 1961 में कौन सी घटना घटी थी? तो अब हम जितनी घटनाएं घटी हैं सबका देखते हैं ईयर, क्योंकि ये रिवीजन सेशन भी है, रिवाइज भी मुझे आपको करवाना है। मैं आपको सारी घटनाओं के बारे में बताती हूँ। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखिए मैंने आपको बताया था जर्मनी में 1961 में बनवाई गई थी बर्लिन वॉल। क्या बनवाई गई थी? बर्लिन वॉल। और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को अलग कर दिया गया था, दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। 1989 में 9 नवंबर 1989 को इस बर्लिन वॉल को लोग गुस्सा करके तोड़ देते हैं। ठीक है, और जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी है वो एक हो जाते हैं। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण जो वेस्ट और ईस्ट जर्मनी था, ये कब मिले? तो 1989 में। ठीक है, वियतनामीज इंटरवेंशन इन कंबोडिया, ये आपके सिलेबस का नहीं है, आपकी जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ। ये 1978 में हुआ था, वियतनामीज वॉर्स के बाद। ठीक है, फिर है सोवियत इन्वेजन इन अफगानिस्तान। ये एक फैक्ट है जो आपके चैप्टर 2 में है, याद रखिएगा इसको। 1979 में हुआ था, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल, बर्लिन वॉल बनवाने की शुरुआत कब हुई? 1961 में हुई। तो 1961 में क्या हुआ? बर्लिन वॉल बनवाने की शुरुआत हुई, बर्लिन की दीवार को बनवाना शुरू किया गया। ठीक है, सेंटो का फुल फॉर्म क्या है? सेंटो कब बना? 1955 में बना। और अभी बताया था फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितने भी सेंट्रल एशिया के देश हैं, मध्य एशिया के देश हैं, मध्य एशिया नहीं बोला जाएगा, मध्य वर्ल्ड बोला जाएगा, जैसे इराक, ईरान, लेबनान, सीरिया, ये सब। ठीक है, सेंट्रल वर्ल्ड के देश हैं जितने भी, जैसे होता है ना वेस्ट, इसमें वेस्टर्न कंट्रीज आती हैं, ईस्ट ईस्टर्न कंट्रीज आती हैं, उसी तरह से सेंटर वाले में जो आते हैं इराक, ईरान, लेबनान, सीरिया, ठीक है, यमन, ओमान, सऊदी, यूएई। ठीक है, तो ये सेंट्रल ट्रीटी, सेंट्रल में आते हैं। तो सेंट्रल ग्लोब के जितने देश हैं उनके साथ यूएसए बनाता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नैम का ऑब्जेक्टिव नहीं है? दरअसल जो नॉन अलाइन मूवमेंट है 5 नेताओं ने बनाया था। नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया। ठीक है, क्वामे एनक्रुमा, ठीक है, घाना के थे ये, क्वामे एनक्रुमा। ठीक है, अब्दुल गामेल नासेर, ये इजिप्ट के थे। ठीक है, जोसेफ बेजोस टीटो, और ये यूगोस्लाविया के थे। और फिर आपके सुकार्नो, ये इंडोनेशिया के थे। ठीक है, ये इंडोनेशिया के थे। तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। नाम आपका बना था 1961 में बेलग्रेड के सम्मेलन में, बेलग्रेड की कॉन्फ्रेंस में बना था, ये भी आपको याद रखना है। पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा नाम का ऑब्जेक्टिव नहीं है, नाम को प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो सबसे पहली बात देखिए क्या बोला है, न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री को इंडिपेंडेंट पॉलिसीज के लिए परसुएट करना। इसमें हिंदी का क्वेश्चन नहीं दिया है क्या? एक सेकेंड, इसमें हिंदी क्वेश्चन नहीं है बेटा, मैं आपके लिए हिंदी ट्रांसलेट कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि जो नई नई उपनिवेशवाद से मुक्त हुई देश हैं उनको
एक स्वतंत्र पॉलिसी के लिए परसुएड करना, उनको बोलना कि आप अपनी पॉलिसी को स्वतंत्र रखिए। तो नैम का ये काम था, नैम ने सबकी स्वतंत्रता की बात की। नॉट टू ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंस, ये भी बात सही है। नैम का क्या पर्पस था कि कुछ लोग यूएसए की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग यूएसएसआर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम निष्पक्ष रहेंगे, हम किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे। तीसरा है फॉलो अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, यानी कि न्यूट्रल होना, ठीक है, निष्पक्षता की राजनीति करना ग्लोबल इश्यूज के ऊपर। ये बात गलत है। नैम का मतलब था, नैम जब आया, नॉन अलाइंड मूवमेंट आया, उन्होंने बोला कि हम चुप्पी नहीं साधेंगे, ऐसा नहीं है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, निष्पक्ष रहेंगे, लेकिन हम भी ग्लोबल इश्यूज में इंटरवीन करेंगे, जो भी विश्व के मुद्दे हैं उस पर हम भी बात करेंगे, लेकिन हम शांतिपूर्वक बात करेंगे, ठीक है। तो जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं उस पर न्यूट्रलिटी रखना, ऐसा कहीं भी नैम में नहीं बोला गया था। ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है डज नॉट रिफ्लेक्ट, यानी कि नाम के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो ये जो है, ये नॉन अलाइंड मूवमेंट का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका है, ये रिपीटेड है, इस पर नहीं ध्यान देते हैं। वॉर्सो पैक्ट वाज लेड बाय, वॉर्सो पैक्ट का नेतृत्व कौन कर रहा था? अभी बताया 1955 में बना था। सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जो है वो वॉर्सो पैक्ट को नेतृत्व कर रहा था। जो वॉर्सो पैक्ट है ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस है, एक तरह का सैन्य गठबंधन है, ठीक है। ये क्या है? मिलिट्री अलायंस है, सैन्य गठबंधन है। यूएसएसआर इसका नेतृत्व कर रहा था। इसी के समकालीन कौन था? आपका नाटो था। नाटो का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? यूएस कर रहा था, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मिलिट्री अलायंसेस से संबंधित है ये क्वेश्चन। जितने भी मिलिट्री अलायंसेस हुए, जस्ट अ मिनट, आई थिंक इसमें हिंदी क्वेश्चन होगा। हाँ, ये रहा हिंदी का क्वेश्चन। थोड़ा हिंदी का देखते हैं, थोड़ा इंग्लिश का देखते हैं। तो सैन्य गठबंधनों के बारे में अभी हमने इतने सारे सैन्य गठबंधन पढ़े, नाटो पढ़ा, वॉर्सो पैक्ट पढ़ा, सीटो पढ़ा, सेंटो पढ़ा। इन सारे सैन्य गठबंधनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, आपको बताना है कि कौन सी विशेषता सही है और कौन सी विशेषता गलत है, ठीक है। तो पहला क्या दिया गया है? मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द अलायंस आर टू प्रोवाइड बेसिस इन देयर रिस्पेक्टिव लैंड्स फॉर सुपर पावर्स। मतलब अगर नाटो का, देखिए नाटो को लीड कौन कर रहा है? नाटो की सुपर पावर महाशक्ति कौन है? यूएसए, ठीक है। तो जितने भी नाटो के सदस्य होंगे वो यूएसए को अपनी कंट्री में जमीन देंगे ताकि यूएसए अपना मिलिट्री बेस वहां पे बना सके, ठीक है। अभी जो पूरा यूक्रेन वाला झगड़ा चल रहा है, आप देखिए इसीलिए तो चल रहा है। यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन रशिया को पता है कि अगर यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन कर लिया तो यूएसए की सेना यूक्रेन के बॉर्डर पे लग जाएगी आकर के। तो जितने भी नाटो के सदस्य हों, वॉर्सो पैक्ट के सदस्य हों, अब तो वॉर्सो पैक्ट रह नहीं गया, लेकिन जितने भी सैन्य गठबंधन होते हैं उनके सदस्यों का ये ड्यूटी होता है, उनके सदस्यों का ये बाइंडिंग काम होता है कि वो महाशक्तियों के लिए अपने अपने देशों में अड्डे उपलब्ध करवाएं, मिलिट्री अड्डे, ठीक है, सैन्य अड्डे उपलब्ध करवाएं। तो ये तो बात ठीक है, ट्रू है, सही बोला गया है ना, सही या गलत का निशान लगाएं। तो चलो ये बात सही है, मान ली हमने आपकी बात। दूसरा, सदस्य देशों को विचारधारा और सैन्य रणनीति दोनों के संदर्भ में महाशक्ति का समर्थन करना है। ये भी बात सही है। जब आप समर्थन करेंगे तभी तो आप गठबंधन में रहेंगे, समर्थन नहीं तो गठबंधन कैसा? जब कोई राष्ट्र किसी सदस्य देश पर हमला करता है, मतलब अगर कोई भी नेशन किसी नाटो के मेंबर पर या किसी मिलिट्री अलायंस के मेंबर पे हमला करेगा तो बाकी सारे संगठन के देश उसकी सुरक्षा में आ जाएंगे। ये भी बात सही है, ये भी बात मान ली, ठीक है। फिर क्या है? महाशक्तियां सभी देशों को अपने हथियार विकसित करने में सहायता करती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप अपने हथियार खुद डेवलप करते हो, कोई आपकी सहायता क्यों ही करेगा, ठीक है। मीम देखा ना, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, तो वैसे ही कोई आपकी सहायता क्यों करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, अच्छा नहीं रिपीटेड नहीं है। वॉर्सो पैक्ट कब बना? 1955 में बना। किसने बनाया? तो यूएसएसआर ने बनाया, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। एक मिनट रुक जाइए, फिर हम अपनी क्लास को रिज्यूम करेंगे, एक मिनट। आपको पता होगा रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। रशिया में बोला गया था कि कोई भी ऑपोजिशन नहीं रहेगा, कोई भी विरोधी दल नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी, रशिया की जो पार्टी थी, वो किसने फाइंड की थी? कौन उसके फाउंडर थे? आपको एक और बात बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ना सिर्फ आपके एग्जाम्स में, ग्रेजुएशन लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा गया है, बल्कि इस बार 2025 में जो CUET PG का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ था
उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन है। तो आपको याद रखना है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी है व्लादिमीर लेनिन की, ठीक है। लेनिन के बाद आए थे स्टालिन, कंफ्यूज नहीं होना, लेनिन और स्टालिन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी है वो व्लादिमीर लेनिन ने बनाई थी, ठीक है। और इसी बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के 1985 के जनरल सेक्रेटरी आपके थे मिखाइल गोर्बचेव। ये वही मिखाइल गोर्बचेव हैं जिनकी वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ था, जो पॉलिसीज लेके आए थे, ग्लासनोस्ट, पेस्ट्रोइका, सिनात्रा, ये सारी चीजें। तो 1985 में इसी कम्युनिस्ट पार्टी के जीएस जनरल सेक्रेटरी बनते हैं आपके गोर्बचेव। इस पार्टी को फाइंड करने का काम किया था व्लादिमीर लेनिन ने, ठीक है। अब ये एक और नाम आ गया भाई, निकिता ख्रूश्चेव। तो निकिता ख्रूश्चेव थे यूएसएसआर के प्रेसिडेंट, ठीक है। कब थे ये याद रखना जरूरी है, जिस समय क्यूबन मिसाइल संकट हुआ था, ठीक है। जिस समय क्यूबन मिसाइल संकट हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1961 में, उस समय ये निकिता ख्रूश्चेव जी ही यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ब्रेजनेव भी एक समय पर यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, व्लादिमीर लेनिन भी थे, स्टालिन भी थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को फाइंड करने का काम किसने किया था? व्लादिमीर लेनिन ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के सीयूईटी पीजी एग्जाम में। 1985 के दौरान जनरल सेक्रेटरी कौन था? तो मिखाइल गोर्बचेव थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सोवियत संघ कब आया? ठीक है, सोवियत संघ पहली बात तो आया था रशिया सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद। इसी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन को रशियन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, रशियन क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। समाजवादी क्रांति के बाद, ठीक है, रशियन क्रांति के बाद सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया? 1942 कहां से आ गया यहाँ पे? 1917, ठीक है, 1917 में हुई थी रशिया की क्रांति और उसके बाद आपका जो सोवियत संघ है वो आया था। सोवियत संघ जब आया तो इसमें बोला गया कि ये पूरा कम्युनिज्म की विचारधारा पे चलेगा, साम्यवाद की विचारधारा पे चलेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने और बोला कि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी जो कि है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। इस कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई भी विरोधी दल यहाँ पर नहीं रहेगा। एक अथॉरिटेरियन रिजीम, तानाशाही रिजीम की बात की गई, ठीक है। सरकार के पास सारी पावर होगी, ये सारी बातें इन्होंने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बर्लिन वॉल की फॉल कब हुई? बर्लिन वॉल को कब ढहा दिया गया? बर्लिन वॉल को कब गिरा दिया गया? तो अभी मैंने आपको बताया कि बर्लिन वॉल जो है वो बनवानी शुरू हुई थी 1961 में और फाइनली 9 नवंबर को 1989 को बर्लिन वॉल को गिरा दिया जाता है। इसी को बोला जाता है जर्मनी का एकीकरण। इसको क्या बोला जाता है? जर्मनी का एकीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वॉर्सो पैक्ट क्या था? तो वॉर्सो पैक्ट क्या था? एक मिलिट्री अलायंस था, एक सैन्य गठबंधन था, ठीक है, सेना का गठबंधन था। यूएसएसआर, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, जस्ट अ मिनट। रशिया ने यूएसएसआर की सीट कब ली? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस समय सोवियत संघ का विघटन हुआ, कब हुआ सोवियत संघ का विघटन? 1991 में हुआ, ठीक है। तो जिस समय सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ की जो सीट थी, चाहे वो सोवियत संघ की जितनी भी चीजें थी, चाहे वो उसकी यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट हो, चाहे वो उसके न्यूक्लियर वेपन्स हो, परमाणु हथियार हो, चाहे वो उसकी मिसाइल्स हो, ये सब किसको मिल गई? रशिया को मिल गई। तो यूएसएसआर की सीट कब ली थी? 1991 के दिसंबर में ये सीट ली थी। 24 या 25 दिसंबर था, डेट मत याद रखिए बट दिसंबर 1991 याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। यहाँ के सिक्योरिटी काउंसिल में, यहाँ के सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट सदस्य होते हैं, ठीक है। इनके पास होता है आपका वीटो पावर। ये 5 सदस्य कौन से हैं? चाइना, रशिया, यूके, यूएसए और फ्रांस। 5 सदस्य, चाइना, रशिया, यूके, यूएसए और फ्रांस। तो इन 5 के पास है परमानेंट पावर, परमानेंट सदस्य है ये। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में ये है यूनाइटेड नेशन का सुरक्षा परिषद, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चों की संतुष्टि के लिए आधा हिंदी और आधा इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें 10 नॉन परमानेंट, 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं जो कि हर 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 2 ईयर का इनका कार्यकाल होता है, 2 साल के लिए ये नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चेचेन क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके आगे वाले चैप्टर से है, काफी आगे वाला एक चैप्टर है, तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं, जो चेचेन्स हैं वो रशिया में रहते हैं, ठीक है। रशिया में रहने वाला एक मुस्लिम एथनिक ग्रुप है
और ये अपने आप को सुन्नी मुसलमान की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये अपने आप को सुन्नी मुसलमान की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। ये मुस्लिम जातीय समूह है जो रशिया में रह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे जाते हैं। Which one of the following was not given primacy by the makers of Soviet Union? यानी कि सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किस चीज को प्राथमिकता नहीं दी? ठीक है, पहला है अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति जो है वो कैपिटलिज्म की देन है, पूंजीवाद से आता है। तो जहां पे भी कम्युनिज्म दिख जाए, सोशलिज्म दिख जाए, मान लो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सबसे बड़े दुश्मन है, तो दुश्मन है तो खत्म तो करेंगे ही। ठीक है, अबॉलिशन तो करेंगे ही। तो निजी संपत्ति का उन्मूलन, ये तो सही बात है भाई। समानता की बात करेंगे, ये भी बात सही है। ऑपोजिशन पार्टी नहीं होगी, ये भी बात सही है। नो स्टेट कंट्रोल, अरे भाई ये क्या बोल दिया? कम्युनिज्म में, सोशलिज्म में सिर्फ और सिर्फ राज्य का ही नियंत्रण होता है। नहीं नहीं, सिर्फ राज्य का नियंत्रण होता है। ओनली द कंट्रोल ऑफ स्टेट। ठीक है, नो स्टेट कंट्रोल नहीं, ओनली स्टेट कंट्रोल, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इस बात पे कोई प्राइमेसी नहीं दी थी इन्होंने। ठीक है, ये इन्होंने देखा कि हाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी हटाएंगे, ये भी देखा कि इक्वालिटी बनाएंगे, ये भी देखा कि अपोजिशन पार्टी भी अलाउ नहीं करेंगे, बट ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बोला था। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था पे राज्य का नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सोवियत यूनियन से ही है। रॉन्गली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी, मतलब सोवियत संघ की जो पूरी इकोनॉमी है, सोवियत संघ की जो पूरी अर्थव्यवस्था थी, उसको गलत तरीके से कौन डिस्क्राइब कर रहा है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है सोवियत संघ के बारे में? पहला, सोशलिज्म थी डोमिनेंट आइडियोलॉजी, ये तो बात सही है भाई। स्टेट ओनरशिप थी, मतलब राज्य जो है स्वामित्व करता था, ये भी बात सही है। लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता थी, ये क्या बात हो गई? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी, सारा अर्थव्यवस्था स्टेट कंट्रोल कर रहा था। आर्थिक स्वतंत्रता होती तो कैपिटलिज्म होता ना, निजी संपत्ति होती, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती। निजी संपत्ति है ही नहीं तो आर्थिक स्वतंत्रता भी नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का हर पहलू राज्य द्वारा नियोजित और नियंत्रित किया जा रहा है। तो ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये रॉन्ग है। ठीक है, पीपल डिड नॉट एंजॉय इकोनॉमिक फ्रीडम, लोगों के पास आर्थिक स्वतंत्रता यूएसएसआर में नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई नो मे बी थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा, बट बेटा एक्चुअली ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये जस्ट एक रिवीजन सेशन था, जस्ट एक ऐसा सेशन था जिसमें आप ये देख सकें कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को लग रहा होगा कि जो भी चीजें क्लास में पढ़ाई हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? ठीक है, नॉट अ कॉन्सिक्वेंस मतलब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है। तो सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या परिणाम हुए थे, इसकी क्लास अभी लेनी बाकी है। ठीक है, तो पहली बात, नए स्टेट्स आए थे, ये बात तो सही है। 15 नए राज्य, ठीक है, 15 नए राज्य सोवियत संघ के विघटन के बाद बने थे। इसी 15 नए राज्यों में 3 बाल्टिक स्टेट्स भी थे, 3 बाल्टिक स्टेट्स भी थे। बाल्टिक स्टेट्स क्या होते हैं? 3 ऐसे राज्य जो बाल्टिक सागर के किनारे स्थित हैं। ठीक है, 3 बाल्टिक स्टेट्स भी थे। रशिया नई सुपर पावर की तरह आई, पावर रिलेशंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज हो गई, ये बात सही है। पावर रिलेशंस चेंज हो गए थे। पहले बाइपोलैरिटी चल रही थी, यूएसए और यूएसएसआर था। जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो यूएसए के पास पूरी पावर बची, रशिया सुपर पावर नहीं बना था। ये बात याद रखिएगा, रशिया महाशक्ति नहीं था। ठीक है, तो यूएस के पास पूरी पावर आ गई, पावर रिलेशंस चेंज हो गए और कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो यूएसए की कैपिटलिस्ट विचारधारा थी, वो जीत गई। ठीक है, तो रशिया कोई सुपर पावर नहीं आया था, ये आंसर गलत है। तो यही स्टेटमेंट आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ में अगर आप देखें तो सोवियत संघ के बाद पोस्ट सोवियत कंट्रीज, मतलब सोवियत संघ के खत्म होने के बाद जो 15 नए राज्य आए, ये अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम यानी कि सत्तावादी समाजवादी प्रणाली से किस तरफ गए? कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ। दरअसल हुआ क्या था, जस्ट अ मिनट रुक जाइए, पानी पी लेते हैं फिर आगे बताते हैं आपको। जिस समय सोवियत संघ खत्म हुआ, जिस समय सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उस समय बोला गया कि अब जो है हम जो यूएसएसआर के बाद जो देश आए हैं, यूएसएसआर के बाद के जितने भी देश हैं, वो भी अपने यहाँ कैपिटलिज्म लेकर के आएंगे। ठीक है, वो भी अपने यहाँ पूंजीवाद की विचारधारा लेकर के आएंगे और तुरंत लेकर के आएंगे, सडन बदलाव होगा। इसी को बोला गया शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी क्या है? जो यूएसएसआर के विघटन के बाद कंट्रीज बची हैं, वहां पे
कम्युनिस्ट सिस्टम से तुरंत कैपिटलिस्ट सिस्टम लेकर के आना। इसके ऊपर अभी क्लास लेनी बाकी है, जब हम क्लास लेंगे तो उस पर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोला गया कि सत्तावादी समाजवादी सिस्टम से हमें किसकी तरफ जाना है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ, एक लोकतांत्रिक सिस्टम की तरफ, लोकतांत्रिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ। ठीक है, अब आया है क्वेश्चन गोरबचेव के ऊपर। तो गोरबचेव जो है 1985 में सोवियत संघ के प्रेसिडेंट बने थे, सोवियत यूनियन में जनरल सेक्रेटरी बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के। इन्होंने लेकर के आए बहुत सारे रिफॉर्म्स। ठीक है, गोरबचेव ने बहुत सारे सुधार लेके आए, आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार। ठीक है, इसमें 3 सुधार थे। अब ये रशियन नाम है तो इंग्लिश हिंदी सेम रहेंगे, ग्लासनोस्ट, पेस्ट्रोइका और सिनात्रा। ठीक है, तो गोरबचेव ने क्या प्रॉमिस किया कि क्या नहीं प्रॉमिस किया था रिफॉर्म करने के लिए, क्या रिफॉर्म करने के लिए वादा नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, 1 मिनट, इसका भी आई गेस हिंदी क्वेश्चन नहीं है। इसमें इन्होंने बोला था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लूज करने की बात बोली थी, वेस्ट के साथ अपने संबंधों को सुधारने की बात भी बोली थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात भी बोली थी, गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी कंट्रोल की बात इन्होंने नहीं की थी। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा कि गवर्नमेंट कंट्रोल के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं बोला था। ऐसा कौन सा देश है जहां पे 10 वर्षों तक गृह युद्ध चलता है? 2001 तक यहाँ पे गृह युद्ध चलता है, 1991 से शुरू होता है, 2001 तक चलता है, वो है तजाकिस्तान। ठीक है, आपको याद रखना है तजाकिस्तान में 10 साल तक आपका गृह युद्ध चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बर्लिन वॉल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इनमें से दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट बर्लिन वॉल को दर्शाता नहीं है? पहली बात, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है, ये बात तो सही है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड कर दिया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनी थी। ये आपको फिशी नहीं लग रहा स्टेटमेंट? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। ठीक है, और 1961 में बनी आपकी बर्लिन वॉल। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बर्लिन वॉल नहीं बनी थी। ये स्टेटमेंट आपका सही हो, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? क्योंकि फॉल्स पूछा है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, 9 नवंबर 1989 को इसको तोड़ दिया गया था और इसको तोड़ने के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? ऐसी प्रणाली जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मामलों में केवल एक महाशक्ति नहीं बल्कि देशों के समूह का प्रभुत्व होता है। देखिए, अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो पहली चीज है यूनिपोलर। 2-3 चीजें याद रखिए। एक ध्रुवीय, हिंदी में भी बता देते हैं, यहीं पे लिखते हैं, रुकिए यहाँ पे हिंदी पे लिख देते हैं, एक ध्रुवीय। ठीक है, फिर एक होता है बाइपोलर यानी कि 2 ध्रुवीय, बाई का मतलब होता है 2। फिर एक होता है मल्टीपोलर यानी कि बहुध्रुवीय। बहुत सारे लोग, एक ध्रुवीय में क्या होता है? पावर एक इंसान के पास होती है। बाइपोलैरिटी में पावर 2 लोगों के पास होती है। जैसे यूएसए और यूएसएसआर, वो बाइपोलर सिस्टम था। जब यूएसएसआर टूट गया तो पावर किसके पास बची? यूएसए के पास, वो हो गया यूनिपोलर सिस्टम। और तीसरा है बहुध्रुवीय यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो जब पावर जो है ग्रुप के पास हो तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर सिस्टम। ठीक है, शॉक थेरेपी अभी बताया, शॉक थेरेपी आई यूएसएसआर के टूटने के बाद वाली सारी कंट्रीज में, और इसमें बोला गया कि अब जितनी भी देश हैं जो यूएसएसआर के बाद आए हैं वो कौन सा मॉडल अपनाएंगे, कौन सी इकोनॉमी लेके आएंगे अपने यहाँ? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लेके आएंगे, पूंजीवादी इकोनॉमी लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ये शॉक थेरेपी वाला पूरा मॉडल जो है वो खारिज हो जाता है, फेल हो जाता है। एपिक फेल, बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था। जस्ट अ मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, सोल पावर कौन बन गया? सोल सुपर पावर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो यूएसए है वो खाली एक पावर बचा था। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसको यूएस की हेजेमनी का टाइम पीरियड बोला जाता है। ठीक है, यूएसए के आधिपत्य का टाइम पीरियड बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही पावर पूरे वर्ल्ड में बची हुई थी जो कि है आपका यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1917 में सोवियत यूनियन क्यों आया? देखिए बेटा, क्वेश्चन रिपीटेटिव इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन 40 क्वेश्चन इस चैप्टर से निकालना बड़ी मुश्किल बात है। ठीक है, इस
पूरे सेशन का एक ही मोटो था और वो था रिवीजन। ठीक है, रिवीजन हो जाए आपका इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, फैक्ट्स थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए क्वेश्चंस में भी आप लोगों को थोड़े से रिपीटेटिव लग रहे होंगे। ऐसा ग्रुप जो यूएसएसआर को फॉलो करता था, यूएसएसआर का अनुसरण करने वाले के समूह को क्या बोलते थे? इनको बोलते थे सेकेंड वर्ल्ड सोशलिस्ट ब्लॉक। जो यूएसए को फॉलो करते थे वो फर्स्ट वर्ल्ड, जो यूएसएसआर को फॉलो करते थे वो थे आपके सेकेंड वर्ल्ड सोशलिस्ट ब्लॉक। ठीक है, शॉक थेरेपी जब हुई तो कौन सी करेंसी डिक्लाइन पे चली गई, कौन सी मुद्रा जो है वो डिक्लाइन पे चली गई? तो शॉक थेरेपी के बाद रशिया की जो मुद्रा थी रूबल, रशिया की मुद्रा थी रूबल, यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगाई आ गई, यहाँ पे दिक्कतें होना स्टार्ट हो गई। तो इसी के साथ हमारे जो 40 क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई आपको डाउट नहीं होगा किसी भी तरह का। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स का आंसर करने की कोशिश करूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।